नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप में। इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 मार्च से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के केटी जाधव रेसलिंग अरीना में किया जा रहा है और आज सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। आज पता चलेगा कि 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप का विजेता कौन है। लड़कियों और लड़कों के वर्ग में सबसे पहले शुरुआत सेमीफाइनल मुकाबलों के साथ होगी। कल हमने देखा प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए और वहां पर कुछ खिलाड़ियों ने, कुछ टीम्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये है कोल्हापुर की टीम के खिलाड़ी जिन्होंने कल बेहतरीन प्रदर्शन किया था। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की बात करें, ओडिशा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन सब ने अपने प्रदर्शन से बेहद प्रभावित किया है। लेकिन आज कौन जीतेगा? सबसे पहले सेमीफाइनल की जंग और उसके बाद खिताबी मुकाबले में अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ होगी। और सबसे पहले एंट्री ले रही है ओडिशा की टीम। कर्नाटक की मजबूत टीम को कैसे टैकल कर पाएगी ओडिशा की ये टीम, देखने वाली बात होगी। और अब बारी है कर्नाटक की टीम की। नजर बनाए रखिएगा धनंजय पर। जैसा कि 9 मिनट तक उन्होंने विपक्षी टीम को परेशान करके रखा था। ये होती है फिजिकल स्ट्रेंथ, ये होती है टैक्टिकल अप्रोच। और अब टीम लाइनअप, सबसे पहले राष्ट्रगान के निमित्त। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
यहाँ पर आज के अतिथिगण का खिलाड़ियों से परिचय। अतिथियों से परिचय लेते हुए खिलाड़ी अतिथि हमारे इस मैच के नटराज सर, जो खो खो के लिए भीष्म पितामह कहलाए जाते हैं, उनके साथ कर्नाटक के अध्यक्ष, साथ में कोल्हापुर के सेक्रेटरी ओरनकर, जप्पे सर और मल्लिकार्जुन कर्नाटक के सेक्रेटरी। निश्चित रूप से काफ़ी रोमांचक मैच होने की संभावना है। दोनों टीमें प्रबल दावेदार है आगे जाने के लिए, और वैसा ही यहाँ मैच देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जब भी हम नटराज सर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी आपको पहचाना जाता है। NIS सेंटर से रहे हैं काफ़ी, जो भी शिष्य इनके देखने को मिलेंगे। अच्छे कोचेज़ की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने अगर हमारे जनरल सेक्रेटरी जो MS त्यागी जी हैं, उनकी भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी आप ही के स्टूडेंट रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है इस खो खो के लिए, खो खो में जो कोचेज़ तैयार किए गए हैं उनके लिए। एक खिलाड़ी और उसके बाद कोच और उसके बाद जब कोई व्यक्ति किसी खेल का संस्थान बन जाता है तो उसके सानिध्य में कई खिलाड़ी और प्रशिक्षक न सिर्फ अपना सानिध्य पाते हैं, साथ ही साथ विकास भी करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर अली बता रहे हैं कि कई पीढ़ियों को उन्होंने खो खो की विरासत को आगे बढ़ाने में मदद प्रदान की है। तो सारी औपचारिकताएं अब पूरी हो गई हैं और अब बारी है मुकाबले की। थोड़ा लंबा इंतजार देखने को मिला और मुकाबले का आगाज होगा टॉस के साथ। हमारे अतिथि टॉस को सिक्का उछालेंगे और निश्चित रूप से और इसमें एक अच्छी चीज़ देखने को यहाँ मिली है आनंद जी के, इस नेशनल में जो भी टीम टॉस करती है या तो वो सिक्का उसको दे दिया जाता है। जिस तरीके से बड़े बड़े मैचों में किया जाता है कि जो टीम टॉस विन करती है वही सिक्का विन भी कर लेती है, और वही इस पूरी चैंपियनशिप में हमने हर मैच में देखा है। यह है लाइनअप ओडिशा का। टी जगन्नाथ, देवेंद्र नाथ, टप्पाला, विशाल, सुनील, संतोष, लिपुन, पप्पू, भरत, अर्जुन सिंह, पाबनी, दीपक, सिद्धेश्वर, टी बालाराम दास और निरंजन सामाल। यह है ओडिशा का लाइनअप। और दूसरी तरफ कर्नाटक की बात करें तो धनराज, मरियप्पा, शोभाग, संजय, गौतम, मोहम्मद, तहसीन, नागराज, मनोज कुमार, श्रीनिवास, धनुष, शशि, महेश, लक्ष्मण, दीक्षितम और सुहास। ये है लाइनअप कर्नाटक का। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मैच होगा, और इस मैच में जो ऑफिशियल भी लगाए गए हैं निश्चित रूप से ए ग्रेड ऑफिशियल है KKFI के, जिनको मैं अक्सर इंटरनेशनल ऑफिशिएटिंग करते हुए भी मैंने उनको देखा है। चाहे उन्होंने साउथ एशियन में करी हो, चाहे उन्होंने 4th एशियन में करी हो, चाहे उन्होंने नेपाल में 13वें एशियन में जाकर करी हो। तो काफ़ी अच्छे निर्णायक है और काफ़ी अच्छी एम्पायरिंग करेंगे इस मैच में, आप देखेंगे, क्योंकि ये मैच जो है नेक टू नेक चलने वाला है। ओडिशा बनाम कर्नाटक, ये है कर्नाटक की टीम। और कर्नाटक शुरू में चूंकि टॉस ओडिशा ने जीता था,
निश्चित रूप से जो भी टीम हमने देखा है अक्सर जो टॉस जीतती है वो डिफेंस करना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर हम डिफेंस करेंगे और फ्रेश रहते हैं तो अपने अपोनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें मैच पे, किसी तरीके से ज़्यादा प्लेयर्स आउट नहीं हो, और लास्ट में जब वो अटैक करते हैं तो उनके पास एक निश्चित रूप से लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि इस 9 मिनट्स में हमको कितने प्लेयर को और किस तरीके से आउट करना है। इसलिए हमेशा जो टॉस जीतती है वो डिफेंस में जाना पसंद करती है। और यहाँ पर कर्नाटक की टीम चेस करेगी, उनका टीम हर्डल एक दूसरे को उत्साहित करते हुए, प्रेरित करते हुए। तो सबसे पहले ओडिशा के कितने डिफेंडर आउट होंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में ये देखा था कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड चेस कर रही थी और 13 डिफेंडर को आउट कर दिया था उन्होंने, और वहीं पर वो मैच फिनिश हो गया था पहली इनिंग में ही। क्या उस ढंग का आगाज अगर कर्नाटक की टीम करने में सफल रही तो फिर ओडिशा के लिए मुश्किल हो जाएगी। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा था कि डिफेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों किया जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है। यदि आप अपने अपोनेंट को 6 या 9 अंकों से मार्जिन में रखते हैं तो 6 के बाद जैसे ही 6 अंकों का मार्जिन होता है तो आप उसको फॉलो ऑन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और यदि 9 अंकों का होता तो आपको कंपलसरी होता है। इसी बीच लंबी विसिल के साथ मैच का प्रारंभ किया गया है और उड़ीसा के डिफेंडर 8 नंबर की जर्सी में अरुण सिंह का पीछा किया जा रहा है, और इसी में हाई टाइमिंग का फाउल दिया गया एम्पायर के द्वारा। अरुण सिंह काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और लीग में भी खेल चुके हैं उड़ीसा की तरफ से, तो निश्चित रूप से वैसा ही खेल यहाँ दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। 3-3-2 की शैली से खेलते हुए, और इसी बीच सेंटर लेन का फाउल दिया गया था एम्पायर एंगल, जो कि तमिलनाडु से आते हैं। अभी तक जो रनिंग की है, काफ़ी रनिंग अच्छी की है। आपको अंदर ही खेलना होगा, ज़्यादा समय तक आपको जिगजैग या 3-3-2 की शैली से खेलना होगा। जब कभी भी आप बाहर जाके खेलने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से डाई पड़ने के आसार और खतरा मंडरा जाता है आप आउट होने का। इसी बीच शोल्डर डायरेक्शन का फाउल हुआ। यहां पर एक पोल ड्राइव लगाने की कोशिश जरूर की थी, कामयाबी नहीं मिली। क्या यहां पर टच आउट होंगे? जी नहीं, डायरेक्शन गलत दिशा में चले गए थे, और अब यहां पर अपने आप को ऐसा लगा कि कमिट कर दिया था ओडिशा के नंबर 8 अरुण ने। सात नंबर की जर्सी में रोबिन का पीछा किया जा रहा है। इसी बीच अटैक बनाया 2 नंबर के दिबेंद्रा, जो कि दुबले पतले हैं। इनसाइड आंख से दोनों तरफ देखते हैं। आप देखेंगे कि जब कभी भी उन्हें पीछे से कोई खतरा मंडराता है तो वो चोर नजरों से पीछे की ओर देखते हैं कि मेरे पीछे कोई अपोनेंट तो नहीं आ रहा है। काफी अच्छी रनिंग करनी होगी, अभी तक इतना विशेष कुछ करके नहीं गए थे अरुण सिंह, और लगभग 2 मिनट 16 सेकंड का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। अभी लंबा पड़ाव तय करना है उड़ीसा को। इसी बीच हाई टाइमिंग का फाउल हुआ। निश्चित रूप से जब तक आपका हाथ लगना और खो का बोलना एक साथ नहीं होता है तब तक आप उठ नहीं सकते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से फाउल की श्रेणी में आता है, और वही एंगल एम्पायर जो कि तमिलनाडु से आते हैं उन्होंने दर्शाया। सधी हुई शुरुआत, अच्छी शुरुआत, अब बदलती हुई यहां पर कमिट कर गए। एक और 2 पॉइंटर मिलता हुआ बाहर जाना पड़ेगा वहां देवेंद्र को, और अब पहले बैच के अंतिम डिफेंडर बचे हैं रवानी सबर। रवानी सबर भी लीग में खेल चुके हैं, जो कि कटक में आयोजित हुई थी रिसेंटली सेकंड सेशन में, और उसमें जूनियर खिलाड़ियों ने काफ़ी धूम मचाई थी। उसमें से एक थे रामजी कश्यप, जो कि अभी रेलवे से खेल रहे हैं। उससे पहले वो
महाराष्ट्र से खेलते थे और उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया था उसके आधार पर ही उन्हें रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने का मौका मिला है। और ये नई खेल संस्कृति पिछले कुछ वर्षों में भारत में देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर उम्दा प्रदर्शन करते हुए रॉबिन सबर, रबानी सबर हैं, काफी चपल, काफी चतुराई से चकमा दे रहे हैं चेजर को। और कर्नाटक के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हुई, चूंकि 4 मिनट लगभग पूरे होने वाले हैं और पहला बैच जो है डिफेंस का वो अभी तक आउट नहीं हो पाया है। हो सकता है ये लो स्कोरिंग गेम हो। कर्नाटक के खिलाड़ी जो बीच बीच में अपर टैपिंग का प्रयास करते हैं हाथ से आउट, इस पार से उस पार आउट करने के लिए। और नए नियमों के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि सेंट्रल लेंस के जो फाउल होते थे उनको कुछ कम किया गया है। सेंट्रल लाइन में फाउल जब आप किसी प्लेयर को अटेम्प्ट करते और यह निश्चित रूप से पोल डाई में आउट करार दिए जाएंगे। रब्बानी सबर आउट होकर बाहर जाते हुए 4 नंबर की जर्सी सिद्धेश्वर का पीछा किया जा रहा है। देखना होगा कि सिद्धेश्वर अपने आप को कितनी देर तक इस मैट पे बनाए रखते हैं। उनके कोच निश्चित रूप से चाहेंगे आकाश कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय मैट पे व्यतीत करें ताकि उड़ीसा एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो जाए। यहाँ पर अभी शुरुआती 5 मिनट में ये मुकाबला ओडिशा के पक्ष में नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक बैच डिफेंस का बाहर गया है। एक और फाउल करार दिया गया था। वहां पर रोटेशन देखने को मिल रहा है टारगेट के बीच में। सिद्धेश्वर नंबर 4 नंबर जर्सी में हैं, टी जगन्नाथ नंबर 1 जर्सी में, और जर्सी नंबर 9 में हैं यहाँ पर भरत कुमार। नंबर 4 निरंजन का पीछा किया जा रहा है। निश्चित रूप से बाहर निकले जरूर थे, मगर उन्होंने पलटी मारकर जिस तरीके से डॉस दिया, क्योंकि इसमें शोल्डर डायरेक्शन का ध्यान अक्सर रखा जाता है। जिस दिशा में आपका शोल्डर चला जाएगा उसी दिशा में आपको जाना होगा। और बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ टच हुआ है, डाई मारी थी 6 नंबर के खिलाड़ी मोहम्मद तहसीन, जो कि मुंबई खिलाड़ी की टीम से खेल रहे थे अल्टीमेट में। अब तक का जो 6 मिनट से ज़्यादा का समय व्यतीत हुआ है, 4 खिलाड़ियों को ही आउट कर सका है कर्नाटक और 8 अंक अर्जित करने में कामयाब रहा है, क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी को आउट करने पर 2 अंक दिए जाते हैं नए नियमों के हिसाब से। पहले एक ही खिलाड़ी को 1 अंक दिया जाता था, मगर इन नए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि खेल को और रोमांचक किया जाए। अभी भी 2 मिनट से ज्यादा का समय बाकी, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी ओडिशा की डिफेंस की। पहला बैच सिर्फ आउट हुआ और दूसरे बैच का एक डिफेंडर, वहां पर नंबर 4 निरंजन बाहर गए हैं, लेकिन इस समय नंबर 9 भरत कुमार ने अपने आप में उलझा कर रखा है इस पूरे कर्नाटक की टीम को। कोई मौका नहीं दे रहे हैं। पोल पर कोशिश जरूर की थी, क्लेम किया है और उसे स्वीकारा गया ऑफिशियल के द्वारा, तो एक और 2 पॉइंटर मिलता हुआ वहां पर कर्नाटक को दहाई में पहुंच गया है आंकड़ा 10। टी जगन्नाथ उड़ीसा से खेल रहे थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी है। सेमीफाइनल तक का सफर जरूर किया था इन्होंने, और निश्चित रूप से वैसा ही खेल दिखाने का पूरा प्रयास करते हुए। दुबले पतले कद के हैं, तेज तर्रार हैं, दोनों तरफ देखते हैं इनसाइड आर्क से, इधर और उधर, बीच बीच में सिंगल चेन 3-3-2 का वेरिएशन यूज करते हुए। और हारने के बाद देखना कि ये करेंगे कि रिंग गेम ऐड जरूर करते हैं, जिससे कि डॉजिंग करके अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय मैट पे बताए। पोल डाई जरूर ली गई थी मगर नाकामयाब रहे। मोहम्मद तहसीन के द्वारा उनके कोच संजीव कुमार, जो कि उड़ीसा से हैं, लगातार अपने खिलाड़ियों को हिदायत देते हैं, समझाते हैं, डक के पास से चिल्लाते हैं, बोलते हैं। एक हाथ में उनकी घड़ी होती है, दूसरे हाथ में उनके डायरी होती है और वो नोट करते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके ये अर्ली गेटअप हुआ था। निश्चित रूप से एम्पायर काफ़ी अच्छे हैं। मैंने पहले भी कहा था
इंटरनेशनल ऑफिशिएटिंग का उनको अनुभव है और वही अनुभव यहाँ दिखाते हुए उड़ीसा को जरा सा भी कर्नाटक को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरीके से कवर किया था एंड तक। उन्हें मालूम था कि निश्चित रूप से थक चुके हैं जगन्नाथ और डॉस देंगे और 1 अंक और अर्जित किया। स्कोर बढ़ के पहुंचा 12। अंतिम क्षणों में जाता हुआ ये मैच पीछा किया जा रहा है 5 नंबर की जर्सी पे सिद्धेश्वर। देखना होगा सिद्धेश्वर नॉट आउट जाते हैं या नहीं। और ये इसी बीच फिसल गए थे शायद निश्चित रूप से। और इसी लंबी विसिल के साथ इनिंग की समाप्ति। विजय श्री प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके कोच ने उन्हें समझाकर भेजा होगा और एक निर्धारित कर दिया होगा कि आपको इतने समय तक एक एक प्लेयर्स को मैट पे रखना है। वहीं उड़ीसा का अटैक भी कहीं कमज़ोर नज़र नहीं आता है। निश्चित रूप से उड़ीसा विगत वर्षों में कई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है अपने, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। और इसी बीच लंबी विसिल के साथ मैच शुरू होता हुआ 5 नंबर की जर्सी में एम के गौतम जिनका पीछा किया जा रहा है। एम के गौतम जो कि उड़ीसा की तरफ से ही लीग में खेल रहे थे और देखना होगा कि यहाँ क्या कुछ कर पाते हैं। काफी अच्छा और पूरी तरीके से हाई टाइमिंग हो गया था यहाँ पर, नहीं तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से फंस चुके थे वो उड़ीसा के जाल में। गौतम एम के 5 नंबर की जर्सी में दुबले पतले खिलाड़ी है, तेज तर्रार है। देख लेते हैं, सूझ लेते हैं, समझ लेते हैं कि मुझसे कितनी दूर खिलाड़ी है और उसके अनुरूप ही रनिंग करते हैं। और निश्चित रूप से उनको अंदर जिग जैग के साथ रनिंग करनी होगी। यदि वो बाहर जाते तो उन पर खतरा मंडराएगा आउट होने का। और मुझे लगता है जिग जैग सिंगल चेन का उपयोग करते हुए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाउल हो उड़ीसा के और उसका वो लाभ उठा सके। डाई मारी थी निश्चित रूप से, पहले कहीं दूर निकल चुके थे गौतम और पीछा किया जा रहा है उनका। बिल्कुल सामने आ गए थे, डॉस दिया, फिर अंदर गए और अभी 1 मिनट 18 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी काफी लंबा फासला तय करना है इन्हें। डॉस देने में माहिर हैं, बाहर निकलते हैं और पूरी तरह डॉज मारते हैं। निश्चित रूप से आउट होंगे 90 डिग्री के एंगल में जाकर, पूरी तरीके से जैसे लेट गए थे, हवा में तैर रहे हो मानो, जिस तरीके की डाई मारी थी और लंबे हाथ फैलाते हुए उसको टच किया गौतम एम की और बाहर किया। 1 अंक अर्जित करने में कामयाब रही उड़ीसा की टीम, 2 अंक अर्जित कर चुकी है अब तक। धनराज पी जिनका पीछा किया जा रहा है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, कर्नाटक से कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लोहा मनवा चुके हैं अपना। वैसा ही कुछ आज कुछ यहाँ करके दिखाना होगा उड़ीसा के सामने यदि वो सेमीफाइनल में जाना चाहते हैं। तो इस क्वार्टर फाइनल को जीतना निश्चित रूप से होगा उन्हें और उन्हें उसी प्रकार का खिलाड़ी के द्वारा हाई टाइमिंग का फाउल हुआ गया था, वहाँ हाथ लगने से पहले ही वो उठ चुके थे। धनराज अपने ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए जो फॉर्म उन्होंने हासिल की थी, क्या यहां स्काई डाइव पे पॉइंट मिलेगा? जी हां, जिस धनराज से बहुत उम्मीद थी, धनराज बाहर जा रहे हैं और मुश्किलें बढ़ती हुई अब कर्नाटक के लिए। 2 नंबर की जर्सी में मरप्पा जिनका पीछा किया जा रहा है। देखना होगा कि 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और मरप्पा कितनी देर तक मैट पे अपने आप को बचाए रखते हैं। यदि ज़्यादा से पोल डाई जरूर करी थी, पहले ही निकल चुके थे वो वहाँ से। पीछा किया जाता है, अटैक जरूर बनाया था उनके ऊपर 7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी रब्बानी कवर में, मगर दूर निकल चुके थे। इसी बीच हाई टाइमिंग का फाउल। आप देखेंगे दोनों डग में से उनके कोच, असिस्टेंट कोच और मैनेजर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, कहीं ज़्यादा मुस्तैद हैं इन खिलाड़ियों से और बराबर बताते हुए, चिल्लाते हुए, समझाते हुए, अपने खिलाड़ी को हौसला अफजाई करते हुए, ताली बजा के अभिनंदन करते हुए कि नहीं अभी आपको और खेलना है। 4 मिनट के करीब खेल करीब पहुंच चुका है और देखना होगा, थक चुके हैं पूरी तरीके से।
मगर अभी भी समय बहुत दूर है जिसको कर्नाटक को पार करना होगा। और निश्चित रूप से डाई मारेंगे यहाँ, यह आउट होगा और ये आउट हुआ। एक और अंक अर्जित करने में कामयाब रही उड़ीसा की टीम। स्कोर हुआ 6। पहला बैच डिफेंस का बाहर जा चुका है कर्नाटक के लिए। और अब नंबर 4 निरंजन, नंबर 4 हैं संजय, नंबर 4 ओडिशा की तरफ से चेस कर रहे थे। इस समय संजय टारगेट पर हैं और उनका पीछा किया जा रहा है। जो दूसरा बैच आया है उसमें संजय आए हैं, उनके साथ आए हैं महेशा और मनोज कुमार। ये है 3 डिफेंडर कर्नाटक के लिए इस दूसरे बैच में, लेकिन इस समय टारगेट पर हैं संजय। नंबर 4 संजय का पीछा किया जा रहा है और पी महेशा संजय से कहीं बेहतर खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं। उनका इसलिए पीछा नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें मालूम है मजबूत है 4 नंबर के नंबर खिलाड़ी में महेश भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। और एक अंक अर्जित और करने में कामयाब रही उड़ीसा की टीम। निश्चित रूप से जब भी आपके पास से अटैकर निकलता है तो बैठा हुआ खिलाड़ी मूवमेंट नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता है। और यदि वो हिलता है तो निश्चित रूप से वो फाउल की श्रेणी में आता है और वही कुछ किया गया। ये अपील जरूर की गई है, निश्चित रूप से आउट करार दिए जाएंगे यहाँ पर। और आउट होकर बाहर जाते हुए कर्नाटक की टीम पूरी तरीके मुश्किल से घिर चुकी है और देखना होगा कि उड़ीसा और कितनी मुश्किलें पैदा कर सकती है। अभी भी 4 मिनट के आसपास का खेल बाकी है। 8 नंबर की जर्सी में मनोज कुमार का पीछा किया जा रहा है। जूनियर में खेलते थे मनोज कुमार, अभी इनको सीनियर में रिसेंटली खेलने का मौका मिला है कर्नाटक की तरफ से। और देखना होगा कि क्या उसी शैली से या उसी तरीके से वो प्रदर्शन कर पाएंगे। हाई टाइमिंग हो गया था, बिल्कुल सही पकड़ा यहाँ पर मनोज 8 नंबर की जर्सी में। देखना होगा कि मनोज और कितनी देर तक रनिंग करते हैं। यहाँ पर दुबले पतले खिलाड़ी हैं, रिंग गेम ऐड करेंगे निश्चित रूप से थकी हुई मुद्रा में नजर आते हुए। और जब कभी भी खिलाड़ी थक जाता है तो वो रिंग गेम ऐड जरूर करता है, वही यहाँ करते हुए। मगर बीच बीच में उनको सिंगल चैन भी खेलना होगा। आउट होंगे या निश्चित रूप से पूरी तरीके से कवर किया था, कवरिंग लाइन में जाकर बराबर स्कोर हो चुका है। और अभी भी समय बाकी है 2 मिनट का। देखना होगा इन 2 मिनटों में उड़ीसा क्या कितने खिलाड़ियों को आउट करती है, वो सब उनके लिए बोनस पॉइंट होंगे। ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। 12-12 की बराबरी हो गई है। 1 मिनट 40 सेकेंड के आसपास का समय बाकी है और इस मुकाबले का जो फिनिश है काफी रोमांचक होने की संभावना है, क्योंकि अगली पारी ये तय करेगी कि एडवांटेज किसके पक्ष में जाएगा। यहां ओडिशा की कोशिश होगी कि कम से कम 2 या 4 अंकों की बढ़त ली जाए और वहीं कर्नाटक का प्रयास ये होगा कि एक भी अंक की बढ़त न दी जाए और मुकाबले को इवन स्टीवन में रखा जाए। लेकिन क्या कर्नाटक के नंबर 3 साबाग, जो इस समय टारगेट के तौर पर ओडिशा के सामने हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से 2 या 4 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ उड़ीसा इस फर्स्ट इनिंग में जाएगा। और यदि सबक उसको रोक पाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें रोकना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता, ताली बजाकर अभिनंदन स्वीकारते हुए उड़ीसा के खिलाड़ियों का कहते हुए कि आओ मैं आपसे काफ़ी दूर जा रहा हूँ, पूरी तरीके से फंसा लिया था। निश्चित रूप से आउट होंगे और बिल्कुल सही आउट दिया था। पूरी तरीके से उनके उसमें डॉज में आ गए थे। 6 नंबर के खिलाड़ी हैं मोहम्मद तहसीब, जो कि राजस्थान वॉरियर से खेलते थे, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। दोनों लीगों में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, फर्स्ट और सेकंड सेशन में, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा खेलेंगे। यहाँ जरूर चूक हुई है मुझे लगता है उड़ीसा के खिलाड़ियों को, क्योंकि उनके 10 नंबर के खिलाड़ी को उनको पीछा करना चाहिए था।
क्योंकि काफ़ी मंजे भी खिलाड़ी हैं 6 नंबर के। शुरुआत हो चुकी है, कर्नाटक चेस कर रही है और ओडिशा का डिफेंस 2 अंकों की बढ़त है ओडिशा के पास। और इस समय जो टारगेट पर हैं देवेंद्र, नंबर 2 जर्सी पे, 6 नंबर की जर्सी पे आए हैं दीपक कुमार और नंबर 7 जर्सी पे हैं रवानी सबर। ये हैं पहला बैच डिफेंस का। दो नंबर की जर्सी पे दीपेंद्र पीछा किया जा रहा है। उड़ीसा के खिलाड़ी हैं, दुबले पतले अच्छे खिलाड़ी हैं, तेज तर्रार है, स्पीड वर्क बहुत अच्छा है, काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है इन्होंने। और यदि खो खो के अंदर इस तरीके का डिस्टेंस मेंटेन करके कोई खिलाड़ी चलता है तो निश्चित रूप से मैट पे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो अपने आप को बचाए रखता है। और यहाँ बाहर निकल के निश्चित रूप से पलटी मारेंगे। और यह डाई मारी थी, काफ़ी दूर निकल चुके थे उससे पहले ही देवेंद्र। 2 नंबर की जर्सी में हाई टाइमिंग हुआ यहाँ पर कर्नाटक के खिलाड़ियों के द्वारा। 1 मिनट 12 सेकंड का खेल खत्म हो चुका है अब तक। और निश्चित रूप से थकी हुई मुद्रा में नजर आते हुए और बाहर जाने पर निश्चित रूप से आउट करार दे दिए जाएंगे। और डाई जरूर मारी थी पॉल के पास फर्स्ट ब्लॉक में, और वहीं आउट होकर बाहर जाते हुए निराश मुद्रा के साथ धीरे धीरे कदमों से बाहर जाते हुए। इसी बीच पीछा किया जा रहा है रब्बानी सबर का, जो कि 7 नंबर की जर्सी में है। रब्बानी सबर ने फर्स्ट इनिंग में भी अच्छी डिफेंस की थी, शायद उसी के अनुरूप यहाँ करना चाहेंगे। उनके कोच भी चाहेंगे कि शायद वैसा ही डिफेंस यहाँ पर करके जाएं। 2 मिनट के आसपास का समय पूरा हो चुका है, 14-14 की बराबरी है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी अब बढ़त लेगी ओडिशा की टीम, उस बढ़त के पार कर्नाटक को स्कोर करना पड़ेगा अगर जीत दर्ज करनी है तो। इसी बीच सरप्राइज अटैक जरूर बनाया गया था तमिलनाडु के खिलाड़ी दीक्षित के द्वारा, मगर कहीं दूर निकल चुके थे। ये टैपिंग करने की कोशिश की गई थी यहाँ पर उड़ीसा के खिलाड़ी रब्बानी सबर को, मगर रब्बानी सबर काफ़ी तेज तर्रार हैं, इनसाइड आंख से देखते हैं। और पोल डाई जरूर हुई है वहाँ पर, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से गिरा था, उन्होंने अपने आप को रोक लिया था, तो महसूस हो गया था कि टच जरूर हुआ है। पोल एम्पायर ने फ्लैग उठाकर इशारा भी किया था। 2 अंक आगे आ गई है कर्नाटक, लेकिन सिर्फ 2 अंकों से काम चलने वाला है नहीं। कम से कम 8 अंक का कुशन आपको रखना पड़ेगा अगर इस मुकाबले में आप जीत की उम्मीद तलाश रहे हैं तो। 3 मिनट पूरे हो गए हैं, 6 मिनट बाकी हैं। 6 मिनट में कम से कम 4 डिफेंडर को आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर स्काई डाइव जरूर आया था, लेकिन कामयाबी मिली नहीं है। नंबर 8 इस समय ओडिशा के अरुण यहाँ पर अपने आप को चेस के लिए टारगेट के तौर पर पेश किया है अरुण ने। अभी तक जो रनिंग करी है डिफेंस उड़ीसा के द्वारा काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि पिछला मैच भी उनका 4 मिनट के आसपास ही आउट हुआ था। और वैसा ही कुछ यहाँ पर करते हुए अरुण सिंह 8 नंबर की जर्सी में, और ये अपर टैपिंग करना चाहते थे मोहम्मद तहसीन 6 नंबर की जर्सी में, मगर कामयाब नहीं रहे। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उड़ीसा का फर्स्ट बैच अपना वो काम कर दिया है अभी तक, जो वो चाहते थे कोच उनके। और उसी बीच 1 अंक और अर्जित करने में कामयाब रहा कर्नाटक की टीम। इसी बीच पीछा किया जा रहा है निरंजन 4 नंबर की जर्सी में। देखना होगा कि निरंजन कितनी देर तक इंटरसेप्ट करते हैं उड़ीसा के खिलाड़ी बीच बीच में।
एक नंबर के जगन्नाथ कि किसी तरीके से कर्नाटक के खिलाड़ियों को ध्यान भटकाया जाए और वही शैली करते हुए यहाँ पर मगर सूझबूझ के साथ रनिंग करती हुई उड़ीसा की टीम। और यहाँ पर 18 अंक होने चाहिए, चूंकि 3 डिफेंडर का पहला बैच आउट कर चुके हैं, 12 पर थे हाफ टाइम में, तो 12 के बाद 6 18 होना चाहिए कर्नाटक का स्कोर। इसी बीच फाउल, वो अर्ली गेटअप का, या आपको समय से पहले उठना नहीं है जब तक कि हाथ का लगना और मुंह का बोलना एक साथ नहीं होता। काफ़ी थक चुके थे निरंजन और उससे पहले वो अपना काम टीम के लिए करके जा चुके हैं और थक कर धीरे धीरे बाहर जाते हुए। एक नंबर की जर्सी में टी जगन्नाथ पीछा किया जा रहा है। 9 नंबर की जर्सी में है भरत कुमार। पूरी तरीके से कर्नाटक के खिलाड़ी को बाहर लाते हैं, फिर डॉज देते हैं। बॉडी डॉज इस तरीके से होता है जिससे पूरी तरीके से भयभीत कर देते हैं कर्नाटक के खिलाड़ियों को। काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए टी जगन्नाथ 1 नंबर की जर्सी में। उड़ीसा की तरफ से जूनियर और सीनियर प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी खेल चुके हैं। डॉजिंग गेम खेलना चालू कर दिया है टी जगन्नाथ ने, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि खो खो में जब खिलाड़ी थक जाता है तो वो डॉजिंग गेम खेलता है, और वही यहाँ करते हुए क्या खूब डॉज दिया है, पूरी तरीके से रोक दिया था कर्नाटक के खिलाड़ियों को। निश्चित तौर पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न जो है वो स्कोर बोर्ड को लेकर भी है, क्योंकि 12-14 पर ब्रेक हुआ था। पहला सेट ऑफ डिफेंस आउट हो चुका है, उसके 6 अंक मिलने चाहिए, फिर 18 पर पहुंच जाएगा मामला। और इस दूसरे मैच में एक डिफेंडर आउट है, यानी कुल मिलाकर 4 डिफेंडर को बाहर का रास्ता दिखाया है। इस पारी में 8 अंक होने चाहिए, यानी 20 होना चाहिए स्कोर। और अब एक और डिफेंडर बाहर जाता हुआ नहीं, अब हुआ है टोटल 20, क्योंकि अब टी जगन्नाथ आउट होकर निराश मुद्रा से धीरे धीरे बाहर जाते हुए, और पीछा किया जा रहा है भरत कुमार का, जो कि 9 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। और देखना होगा कि भरत कुमार कितनी देर, पिछली बार भी काफ़ी अच्छी रनिंग करी थी, नॉट आउट गए थे और शायद बेचों में रीशफलिंग करी गई है उड़ीसा के खिलाड़ी कोच के द्वारा। भरत कुमार धीरे धीरे, और ये निश्चित रूप से यहाँ वार्निंग दी जाएगी उनको कि बैठे हुए खिलाड़ी को यदि आप इंटेंशनली छूते हैं तो एक बार आपको वार्निंग दी जाती है, अगर दूसरी बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो निश्चित रूप से उसको आउट करार दे दिया जाता है। यहां पर संघर्ष कर रहे हैं और कहते हैं संघर्ष से संकल्प कब हारा है। ओडिशा के नंबर 9 भरत कुमार, 22 सेकंड के आसपास का समय बाकी है। स्काई डाइव लगाने की डेस्परेट अटेम्प्ट था वहां पर और आउट दिया गया है। रिप्ले की मांग की है, लेकिन रिप्ले वीडियो रेफरल है नहीं इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल बिल्कुल सही किया, निश्चित रूप से वो आउट करार दिए गए थे एंगल के द्वारा, डाई मारी थी। और इसी बीच निश्चित रूप से नॉट आउट करार दिए जाएंगे, क्योंकि विसिल पहले बजी है के पास होगी, और वहीं उड़ीसा चाहेगा कि उनको जल्द से जल्द आउट करके डग में पहुंचाया जाए। नंबर 1 धनराज आए हैं, जर्सी नंबर 3 साबाग और जर्सी नंबर 2 मरप्पा, यानी 1 2 3 इस समय फर्स्ट बैच ऑफ डिफेंस में कर्नाटक के लिए।
जैसा कि मैंने कहा था कि बैच में रीशफलिंग जरूर की जा सकती है और वही कर्नाटक ने यहाँ किया है। और देखना होगा कि कितने कामयाब हो पाते हैं इस रीशफलिंग के अंदर। नंबर 3 के खिलाड़ी का पीछे किया जा रहा है। इसी बीच में सरप्राइज अटैक जरूर मारा था 2 नंबर के खिलाड़ी मरप्पा पे। देखना होगा कि मरप्पा कितनी देर खेल पाते हैं। क्या वो उड़ीसा के डिफेंस को धराशायी करने में कामयाब रहेंगे? और इस समय टारगेट हैं मरप्पा। डाइव लगाया था, स्काई डाइव, लेकिन फायदा मिला नहीं। मरप्पा अपना काम करते हुए कम से कम उनको 1.5 से 2 मिनट बिताने पड़ेंगे अगर कर्नाटक को सेमीफाइनल में ले जाना है। तो अच्छी शुरुआत डॉक्टर अली अगर कर्नाटक के नजरिए से कहा जाए तो। निश्चित रूप से अगर कर्नाटक काफ़ी अच्छी शुरुआत करता है, 5 मिनट तक ये बैच बना रहता है, तो मुझे लगता है कि आखिरी के जो 4 मिनट है उसमें गलतियां ज़्यादा करने की संभावना बनी रहेगी उड़ीसा के खिलाड़ियों में, क्योंकि वो आउट करना चाहेंगे। और जब कभी आउट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से गलतियां ज़्यादा होती है। अर्ली गेटअप ज़्यादा होता है, टच से ज़्यादा होता है, सेंटर लेन ज़्यादा होता है। उसी के कारण वो गलतियां होंगी और उसका लाभ उठाएंगे उड़ीसा के खिलाड़ी। यानी हड़बड़ी में गड़बड़ी की आशंका ज्यादा हो जाएगी अगर 4-5 मिनट निकल गए तो। मरप्पा की तारीफ करनी पड़ेगी। लगभग 1.5 मिनट का समय मरप्पा निकालते हुए। निश्चित रूप से मरप्पा अपना काम कर चुके हैं अपने कोच के अनुरूप, जैसा कि उनको इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आपको इस तरीके से खेलना है। और मुझे अभी भी लगता है कि 25 से 30 सेकंड और खेलते हैं तो ये बोनस टाइम होगा उनके लिए। बिल्कुल टच किया था और उन्होंने अपना डाई मारी थी, स्काई डाई, तुरंत हवा में ऐसे लैंड कर रहे हो जैसे कि हवा में तैर रहे हो और आउट करके मरप्पा को बाहर भजाया डग में। इसी बीच पीछा किया जा रहा है 3 नंबर की जर्सी में सबागी। देखना होगा कि कितनी देर क्या ये मरप्पा की तरह खेल पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर। अगर वो भी 1.5 से 1.25 मिनट अगर यहाँ खेलते हैं तो एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे कर्नाटक को और उड़ीसा के लिए परेशानी बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से जैसे जैसे समय जाता जाएगा वैसे वैसे इस खेल का रोमांच भी बढ़ता जाएगा। जी हाँ, जिगजैग में सिंगल चेन का ज्यादा इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं सहवाग यहाँ पर। और एक और फाउल, सब्स्टिट्यूशन आता हुआ, फ्रेश लेग। ओडिशा के कोच की यही कोशिश है। वहां एक और फाउल, थोड़ी सी अब फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है। 3 मिनट के आसपास का समय, क्या यहां पर मामला बन जाएगा? जी नहीं, अपील है और टच आउट का पॉइंट मिल गया है। बराबरी, काफी बराबरी। 5 मिनट डॉक्टर अली की कैलकुलेशन थी। 3 मिनट में 2 डिफेंडर बाहर और उनके टॉप डिफेंडर नागराज इस समय। धनराज को खेलना होगा यहाँ पर निश्चित रूप से। यदि धनराज 1.5 मिनट खेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं कम बैक कराएंगे कर्नाटक को, और वैसे काफ़ी उम्मीद है उन पे। और जिस तरीके से अभी तक रनिंग कर रहे हैं, फ्रेश रनर है, कहीं से थके हुए मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं। और देखना होगा उड़ीसा के खिलाड़ी बीच बीच में, आप देखना कि खिलाड़ियों को चेंज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बीच बीच में इंटरसेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना रहती है डिफेंडर के लिए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन धनराज बिल्कुल कूल काम कंपोज इस समय नजर आ रहे हैं। 4 मिनट होने को हैं, यानी इस बैच को जो टारगेट दिया गया था 5 मिनट का, उसके आसपास तो पहुंच गए हैं। लेकिन धनराज पर एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या यहां पर 2 मिनट और निकाल कर ले जाएंगे? यहां पर काफी करीबी मामला था, अपील जरूर की है लेकिन नकार दिया है। निश्चित रूप से टच किया था अपर टैपिंग के द्वारा, मगर सेंटर लेन में पांव आ चुका था पूरी तरीके से। एम्पायर ने उसको नकार दिया है। जब भी आप सेंटर लेन में पांव डाल के आप अटेम्प्ट करते हैं तो वो नॉट आउट करार दिया जाता है। और निश्चित रूप से 4 मिनट 19 सेकंड का अच्छा समय व्यतीत किया इस बैच ने। और यदि ये जो सेकंड बैच अगर इस ऐसा ही समय व्यतीत करता, एम्पायर पोल एम्पायर ने ग्रीन झंडा हिलाकर उसको नकारा कि नहीं, टच नहीं किया गया है। अब ओडिशा इस मुकाबले में ड्राइविंग सीट पर। इस बैच को आपको आउट करना है और मुकाबला जीतना है।
4 मिनट 20 सेकेंड के आसपास का समय अभी भी बाकी है इस मुकाबले में। नंबर 12 कर्नाटक के महेशा, पी महेशा काफी तेज, चपल, चतुर। आज जितने भी मुकाबले हुए हैं इससे करीबी फिनिश हमने देखा नहीं आज के मुकाबले में। यहां पर एक लाजवाब स्काई डाइव आई थी ओडिशा के नंबर 9 भरत कुमार की तरफ से, लेकिन बाल बाल बच गए वहां पर पी महेशा। पी महेशा काफ़ी अच्छी रनिंग करी है अभी तक। जिस तरीके का डिफेंस उनका देखने को नजर आया है, ऋषि बीच हाई टाइमिंग हुआ था एक नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। और नए नियमों में बता दूं, जब भी फर्स्ट स्क्वायर में कोई भी खिलाड़ी बैठता है तो आप उसको टच करके जा नहीं सकते, और यदि आप उसको टच करते हैं तो निश्चित रूप से वो फाउल की श्रेणी में आता। वैसा ही यहाँ कुछ हुआ था और ये आ गए थे, चक्कर में फंस गए थे पूरी तरीके से। और ये बोनस अंक मिलेगा निश्चित रूप से। आउट होकर जाएंगे 8 नंबर की जर्सी में मनोज कुमार, निश्चित रूप से 2 अंक और अर्जित किए उड़ीसा ने। मैंने कहा था कि उड़ीसा कहीं ना कहीं कमबैक करेगा और वही किया है। सिर्फ 2 अंक दूर ये ओडिशा की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने से, और कर्नाटक के लिए अब रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। क्या कमाल दिखाएंगे नंबर 5 एम के गौतम। निश्चित रूप से उड़ीसा सेमीफाइनल में प्रवेश करने की दहलीज पे पहुंच चुका है, क्योंकि लंबा पड़ाव है। लगभग 2 मिनट 50 सेकंड का खेल बाकी है और मुझे नहीं लगता कि पी गौतम इस सफर को तय कर पाए। बहुत अच्छा टॉस दिया था, पूरी तरीके से हिला के रख दिया था, पोल पे खड़ा कर दिया था और 2 अंक अर्जित किए और जीत का शायरा बन चुका है। उड़ीसा ने सेमीफाइनल में प्रवेश ले लिया है। 26-24 का स्कोर ये बताने के लिए काफी है कि ये मुकाबला ओडिशा के पक्ष में जा चुका है, लेकिन निर्धारित समय तक ये मुकाबला चलेगा। जिस तरीके से उड़ीसा का फर्स्ट बैच काम करके गया था उनके कोच के अनुरूप, उसकी अनुरूप सेकंड बैच ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से कर्नाटक को हार का मुंह देखना पड़ा और इस सेमीफाइनल से बाहर जाना पड़ा। और इसी बीच उड़ीसा रेफरी ने मैच को फिनिश किया और मैच जीत लिया है। ओडिशा ने कर्नाटक को 28-24 से हराकर बना ली है 55वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह। दूसरा सेमीफाइनलिस्ट मिलता हुआ यहां पर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में। हमने देखा कि पहले क्वार्टर फाइनल में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने बाजी मारी थी और यहां मजबूत ओडिशा ने कर्नाटक को हरा दिया है। रिमेनिंग टाइम 1 मिनट 30 सेकंड इन दिस मैच। ये भी करेगा वैसे तो कायदे से नियम ये कहता है लाइव जा रहा है, लाइव में पूरा मैच जा रहा है। वैसे नियमों में हमारी एक तो जीत गया बहुत बेहतरीन प्रदर्शन ओडिशा का रहा है। कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस, चाहे चेजिंग की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें, उन्होंने बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन किया है।